नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 11 को। यह आपकी 17 नवंबर 2021 की वर्कशीट होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी जो जितना भी आपका टाइम है वो प्रैक्टिस का टाइम है, आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पर इस वीक में जितनी भी आपको वर्कशीट दी जा रही है वो प्रैक्टिस के पर्पज से दी जा रही है। आपको 8, 10, 12 मिनट से ज़्यादा इनके ऊपर फोकस नहीं करना है और रिटन वर्क अब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या रहेगा। जितनी भी आपकी असेसमेंट वर्कशीट है इस वीक में मिल रही है तो ये ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना है, इनको देखना जरूर है क्योंकि यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। तो यहाँ पर हमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया, पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी। हिस्ट्री का ये हमारा प्रश्न रहेगा। तो 4 विकल्प दिए गए। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है, दूसरा बहादुरी का प्रतीक है, तीसरा जर्मन साम्राज्य का प्रतीक थी और चौथा आज़ादी मिलना। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा कि टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी का प्रतीक है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है सरिता एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता मतलब वकील, आप समझते होंगे, एडवोकेट है, लॉयर है, ठीक। बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। क्लियर। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, तृतीय क्षेत्र। जैसे कि आप सभी को पता है कि तृतीय जो क्षेत्र होता है उसमें किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं दी जाती है। अब जो एडवोकेट है, लॉयर है, वो क्या करता है, सेवाएं देता है। ओके, तो सरिता एक अधिवक्ता है और वो तृतीय क्षेत्र में काम कर रही है। उस पर थर्ड क्वेश्चन को देखिए। तीसरा हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ठीक, 4 विकल्प दिए गए। तो इसमें पहला है बाजरा, दूसरा जवार, तीसरा रागी और चौथा है हमारा गेहूं। तो इसमें गेहूं है वो मोटे अनाज में नहीं आता है और बाजरा, जवार, रागी ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। ओके, तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें से जो बाजरा है, जवार है, रागी है, इसके लिए अगर हम मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अलग से बन जाता है। तो जो थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी फसल मोटे अनाज में नहीं आती, तो उसका डी करेक्ट आंसर रहेगा गेहूं मोटे अनाज में नहीं आता है। उस बाद चौथा आपका प्रश्न रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। जैसे संघ 2 तरीके से बनते हैं। एक तो जैसे भारत है हमारा देश, तो एक देश होता है और प्रशासन की दृष्टि से हमने अपने आप को राज्य में बांट लिया। एक होता है कि अलग स्वतंत्र देश थे, ओके, और साथ आकर के उन्होंने संघ बना लिया कि यूनियन बना लेते हैं। तो इसमें से एक देश ऐसा एग्जाम्पल है जो साथ आकर संघ बनाने का एग्जाम्पल है, ठीक, जिसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो चलिए एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए गए उनको देखते हैं। पहला भारत, दूसरा बेल्जियम, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा स्पेन। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया साथ आकर संघ बनाने का एग्जाम्पल है, जैसे कि यूएसए उसी तरीके से। ठीक, चलिए अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया, ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए कि वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार दिया जाता है इसमें। दूसरा, वर्ष में कम से कम 200 दिनों का रोजगार दिया जाता है। तीसरा, वर्ष में कम से कम 300 दिनों का रोजगार दिया जाता है और चौथा है कम से कम वर्ष में 250 दिनों का रोजगार दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको एमजी नरेगा या मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। ठीक, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद छठे प्रश्न को देखिए। छठा हमारा प्रश्न दिया गया कि भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। ठीक, तो हमारे देश में क्या है कि संविधान के द्वारा जो शक्तियां उसका बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। 3 + 1 4 हो जाती है। अब तो 3 प्रमुख सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। चौथी सूची है वो नई बन गई, वो है अवशेष सूची। तो इसमें पूछा गया राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा। तो 4 विकल्प है हमारे। पहला राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, राज्य सरकार है वो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ सूची पे केंद्र सरकार बनाती है, संवर्ती सूची पे दोनों सरकारें बनाती है और अवशेष सूची पे केंद्र सरकार बनाती है। ठीक, चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां हमारा प्रश्न है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन मतलब एक विचारधारा, ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो परंपरा, स्थापित संस्थानों,
रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव के बजाय धीरे धीरे कर्मिक विकास है उसको प्राथमिकता देता है। तो वो विचारधारा क्या है? पहला रूढ़िवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा यथार्थवाद, चौथा नव उदारवाद। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ए रहेगा, रूढ़िवाद। रूढ़िवादी मतलब लकीर के फकीर होते हैं, वो बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वही सिस्टम चलता रहे पुराना। ओके, जैसे जो राजतंत्र के समर्थक थे उनको रूढ़िवादी कहा गया था क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहते थे। ठीक, तो जो बदलाव नहीं चाहते हैं या धीरे धीरे कर्मिक बदलाव चाहते हैं उनको हम रूढ़िवादी कहते हैं। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न दिया गया कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है क्या कहलाते हैं? 4 विकल्प रहेंगे, अजैव संसाधन, संभावी संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, विकसित संसाधन। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, विकसित संसाधन, कि वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोग की गुणवत्ता मात्रा सब कुछ निर्धारित किया जा चुका है, तो उसको हम कहेंगे विकसित संसाधन, डेवलप्ड संसाधन। ठीक, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन को देखिए, 9वां हमारा प्रश्न दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए, 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक संकल्पना है, दूसरा उसका कारण है। ओके, और हमें क्या करना है कि इसमें पहले इनको रीड करना है और उसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। ठीक, तो इसमें पहले दिया गया हमें संकल्पना यानी कि स्टेटमेंट सह दिया गया कि श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई थी, ये भी करेक्ट है। क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि तमिल लोग अलगाव महसूस क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर सिंहली भाषी समुदाय के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अब हमें फाइंड आउट करना है। ए देखिए, संकल्पना से और कारण के दोनों सही है, सही है, और कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है, तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब 10वें प्रश्न को देखिए, इसमें हमें सही मिलान की पहचान करनी है। तो पहला हमें दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया अमेजन, ये तो नहीं है, निजी क्षेत्र में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया टाटा पावर, ये भी निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में आता है रिलायंस, नहीं, ये भी प्राइवेट कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र में आता है भारत पेट्रोलियम, ये करेक्ट आंसर है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही मिलान है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका क्लास 10th SST सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं डिटेल में हो चुके हैं, टर्म 1 के सभी चैप्टर्स के MCQs आ चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10th सोशल साइंस के जीनियस बैच में आप देख सकते हो। सेम वे में आपका इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो उन वीडियोज़ को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।